हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, जिसमें हमने सारे बेसिक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिस्कस कर लिए हैं और फाइनेंशिंग एक्टिविटी को हमने इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर हमारी पिछली वीडियोस देख लें। आज का हम टॉपिक ले रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मीनिंग, फॉर्मेट सब हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स आती हैं उनका डिटेल में देखेंगे टॉपिक। एक बार मीनिंग देख लेते हैं फिर से, ताकि आपको एडजस्टमेंट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मीनिंग लिखाया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड disposal of long term assets and investments। एक्विजिशन का मतलब हमने बताया था कि परचेज करना होता है। डिस्पोजल का मीनिंग हमने बताया था सेल। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं? जो लॉन्ग टर्म असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स की परचेज या सेल से रिलेट करती हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला, तो जिसने मीनिंग अच्छे से समझा हुआ है, 2-3 लाइन का फॉर्मेट है, वो इजीली कर सकता है क्वेश्चन को। परचेज वाली आइटम्स अगर आपको दिखाई दें तो यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है। अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है तो फंड्स गए होंगे हमारे, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो वो माइनस की फिगर की तरह शो हो जाएगा। अगर सेल हुआ है कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट तो कैश आया होगा हमारे पास, इनफ्लो ऑफ कैश है, तो ये प्लस की आइटम के तौर पे शो हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक लाइन पढ़ी थी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो हमने 3 मीनिंग पढ़े थे, 3 एग्जाम्पल देखे थे। रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव। क्या सीखा था हमने इनके लिए कि रेंट भी हमें तब रिसीव होता है जब हमने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, वहाँ से रेंट आ रहा हो। डिविडेंड भी हमें तब रिसीव होता है जब हमने अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ और वहाँ से डिविडेंड आ रहा हो। इंटरेस्ट भी हमें तब रिसीव होता है जब हमने किसी को लोन दिया हुआ हो या किसी कंपनी के डिवेंचर्स हमने परचेज कर रखे हों और वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा हो। तो ये तीनों इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हुई थी, इसलिए ये इनकम्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेंगी। ये हमने अब तक अपना सीखा था पिछले वीडियोस में। अब आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट वाला, तो कितनी भी आइटम्स आपके क्वेश्चन में हो आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर है तो। क्वेश्चंस में यही दिया होगा कि कोई एसेट परचेज हो रहा होगा, कोई सेल हो रहा होगा। परचेज वाला माइनस की फिगर के तौर पे शो कर देंगे आप, सेल वाला प्लस की फिगर के तौर पे शो कर देंगे। और इन 3 इनकम में से कोई भी 1, 2 या तीनों इनकम क्वेश्चन में दे रखी होंगी,
उनको भी आप प्लस की आइटम के तौर पे लिख देंगे, क्योंकि इनकम हुई है तो कैश का इनफ्लो हुआ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और ये डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक है, जितना मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए तो कम्प्लीटली हेल्पफुल रहेगा ही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हमें दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी यूज़ में आएगा वो। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन जिस असेट पे भी लगेगा वो असेट कंपनी ने किस तरीके से शो किया हुआ है, वो असेट क्वेश्चन में किस वैल्यू पे शो हो रखा है। तो या तो असेट शो हो रखा होता है एट बुक वैल्यू, या असेट शो किया हुआ होता है एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में हमने कभी असेट को परचेज किया था। बुक वैल्यू का मतलब होता है आज के डेट में इस असेट की बुक्स में कितनी वैल्यू है। तो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते रहें हर साल, तो हर साल जो बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू लिखी होगी वो बुक वैल्यू रहेगी। तो अगर हम खरीदी हुई वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो, डायरेक्ट दे ना रखी हो, तो सिंपल है कि बुक वैल्यू में डेप्रिसिएशन वापस जोड़ दो। तो कॉस्ट आ जाएगी। अब क्या आपको क्वेश्चन में ये वर्डिंग्स लिखी मिलेंगी कि असेट बुक वैल्यू पे शो कर रखा है या कॉस्ट पे? नहीं मिलेंगी। आपको क्वेश्चन देख करके पहचान करनी पड़ेगी कि असेट बुक वैल्यू पे शो हो रखा है कि कॉस्ट पे। वो पहचान कैसे करेंगे आप? अगर कॉस्ट पे शो किया हुआ है असेट को, तो क्वेश्चन में दो अकाउंट मिलेंगे। एक फिक्स्ड असेट्स का, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये आप सब पहले से जानते ही हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 2 साल के डाटा गिवन होंगे, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर। करंट ईयर का हम कैश फ्लो बना रहे होंगे। तो अगर आपको फिक्स्ड असेट्स के भी 2 साल के बैलेंसेस गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी बैलेंसेस गिवन है 2 साल के ही क्वेश्चन में, तो समझ जाइएगा आप कि असेट को कॉस्ट पे मेंटेन किया हुआ है क्वेश्चन ने। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है। बेशक हमने असेट को कॉस्ट पे शो किया हुआ है, बेशक हमने असेट को कॉस्ट पे शो किया हुआ है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं रहे हैं हम। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट तो हो रहा है, बट असेट में से सिर्फ माइनस नहीं कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं उस डेप्रिसिएशन का? उस डेप्रिसिएशन के लिए हमने अलग से एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एज द नेम सजेस्ट एक्यूमुलेटेड, यहाँ पर
हर साल का डेप्रिसिएशन आकर एक्यूमुलेट हो रहा है, जुड़ता चला जा रहा है ईयर टू ईयर, क्योंकि हम वहाँ पे माइनस ना करते हुए अलग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं उसको। आई होप आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लियर हुआ होगा। बुक वैल्यू की पहचान क्या है? ओनली एक अकाउंट आपको गिवन मिलेगा जो कि फिक्स असेट्स का होगा, एक्यूमुलेटेड डेप नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हर साल डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू में से ही माइनस हो रहा है, तो अलग से मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर बुक वैल्यू वाला क्वेश्चन है तो भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन विदाउट एडजस्टमेंट का है या विद एडजस्टमेंट का है। अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन है तो भी ऐसा हो सकता है कि विदाउट एडजस्टमेंट या विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट मैंने हेडिंग दिया है, इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऐसे ही कॉस्ट में भी नो एडजस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हम हेडिंग देंगे, एडजस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखें, अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है और बुक वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो जैसा आपको पता है कि 2 साल के डाटा होंगे, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ 2019 और 20। इस साल का हम कैश फ्लो बना रहे हैं, करंट ईयर का। तो जो भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू है, अगर एक साल से दूसरे साल वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एक साल से दूसरे साल वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो जितना डिक्रीज कर रही है उस वैल्यू को कहेंगे हम डेप्रिसिएशन। वो डिक्रीज हुई वैल्यू ट्रीट करेंगे हम डेप्रिसिएशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा है 9 लाख 2019 में और 8,40,000 लिखा है 20 में। तो बिल्कुल +1 वाले कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से समझेंगे। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा हो तो 2 तरीके से डिक्रीज होता है, या तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया हो या वो असेट सेल कर दिया हो हमने। अब हमने यहाँ पे मना किया है कि कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सेल्स हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। तो क्या मान के चलेंगे कि ये जो डिक्रीज है ये डेप्रिसिएशन की वजह से ही हुआ होगा। तो द वैल्यू डिक्रीज्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर to current year will be treated as current year depreciation।
जो वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी एक साल से दूसरे साल, उसे ही आपको करंट ईयर का डेट ट्रीट करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या समझा दिया है। एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में डिक्रीज कितना हो रहा है एसेट। उस डिक्रीज हुई वैल्यू को ही हम डेप्रिसिएशन ट्रीट कर लेंगे। ये डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए तो यूज में आएगा ही हमारे, जब भी हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तब। अदरवाइज हमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए भी यूज में आएगा। तो जो हम आज डेप्रिसिएशन का टॉपिक पहले कर रहे हैं वो आप अच्छे से ही समझें, ताकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी डेप्रिसिएशन को लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन कहाँ आता है वो हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें। अब आते हैं, अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो क्या करेंगे। बुक वैल्यू वाला क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट गिवन है, तो क्या करेंगे हम, प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हम अकाउंट बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट। उस अकाउंट से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी कि बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ही आएगा या नहीं, या कुछ और आएगा, वो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं, अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन है और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो कैसे आप पता लगाएंगे कि डेप्रिसिएशन है या नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि 2 साल के डाटा होते हैं, करंट ईयर का हम कैश फ्लो बना रहे होते हैं। तो कॉस्ट वाले मेथड की पहचान है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी गिवन मिलेगा दोनों साल का बैलेंस। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है 9,000 और 13,000, 2 साल का बैलेंस। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक साल से दूसरे साल जितना इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज हुई वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन ट्रीट करेंगे, क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे जुड़ता आ रहा है। तो 9,000 रुपये के बाद जब 13,000 हुआ ये, तो 4,000 रुपये हमारा इस साल का ही तो डेप्रिसिएशन ऐड हुआ होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, गैप ऑफ accumulated depreciation account will be treated as current year depreciation। और ये गैप हमेशा इंक्रीज्ड ही मिलेगा आपको, ऐसा कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये डिक्रीज़ है, इंक्रीज वाला ही लेना है हमें। नेक्स्ट है, अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट गिवन है तो सिंपल अकाउंट बनेगा। उन अकाउंट से पता चलेगा बना के वर्किंग नोट से कि डेप्रिसिएशन है या नहीं है, कितना है। एक तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे,
एक हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाएंगे यहाँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही बैलेंसिंग फिगर हमें ये बताएगा कि करंट ईयर का डेप क्या है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम बोर्ड रब करेंगे। अब अकाउंट बनाना सीखते हैं कि वर्किंग नोट में जो अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा। पहले हम अकाउंट बना रहे हैं बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो साल के बैलेंसेस आपको गिवन होंगे, ये हमने आपसे कई बार बताया है। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे हम, करंट ईयर वाला क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। असेट का अकाउंट बना रहे हैं, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, हमने +1 में पढ़ा है। तो जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसकी शुरुआत डेबिट साइड से होगी, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एसेट का डेबिट बैलेंस क्यों होता है या लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, सिर्फ याद करके बैठ जाते हैं कि एसेट का डेबिट बैलेंस बताया था। तो एक लाइन के अंदर में हर अकाउंट का बैलेंस क्या होता है आप कैसे जानेंगे वो बताता हूँ, जो हम +1 में भी बताते हैं बच्चों को। जिस अकाउंट की जो साइड बड़ी होती है वही उसका बैलेंस होता है। तो फिक्स असेट्स की मतलब असेट्स की हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होती है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि असेट्स में क्रेडिट साइड ज़्यादा बैलेंस आ जाए। अगर आपने 10 लाख रुपए का कोई एसेट खरीदा है तो डेप्रिसिएशन 12 लाख लगा देंगे क्या, या तो 10 लाख तक या 10 से कम, मतलब बड़ी रहेगी तो डेबिट साइड ही बड़ी रहेगी। कैश एक असेट है, 10,000 रुपये हैं आपके पास, अगर खर्च कर देंगे तो क्या 12,000 खर्च कर देंगे जब 10,000 ही है तो या तो 10 ही खर्च करेंगे या 10 से कम, मतलब अगर बड़ी रहेगी तो डेबिट साइड ही बड़ी रहेगी। तो रिपीट कर देता हूँ मैं अपनी लाइन, जिस अकाउंट की जो साइड बड़ी होती है वही उसका बैलेंस कहा जाता है, और ओपनिंग बैलेंस उधर ही लिखा जाता है जो उस अकाउंट का बैलेंस हो। तो इसकी शुरुआत इसलिए डेबिट साइड से ही हुई है। अब +1 वाले लॉजिक्स से ही हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट हो जाता है। बढ़ेगा कोई भी अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो अपने बैलेंस के रिस्पेक्ट में होगा। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा। अगर हम किसी लायबिलिटी की बात कर रहे हो वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इंक्रीज होते टाइम अपने बैलेंस के रिस्पेक्ट में आएगा कोई भी अकाउंट। तो बढ़ने का एक ही कारण हो सकता है कि हमने और परचेज कर लिया हो, तो बढ़े तो डेबिट। इट मीन्स अगर परचेजेस आपको लिखनी हो तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि परचेज होने से अकाउंट इंक्रीज हुआ है, हमारा बैलेंस इंक्रीज हुआ है। अगर सेल हुई है तो असेट डिक्रीज कर जाएगा। अगर हमने बेच दिया है कुछ पार्ट ऑफ असेट तो डिक्रीज हो जाएगा हमारे बिजनेस से असेट। अगर डेप्रिसिएशन लग गया है
तो डेप्रिसिएशन से भी हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो कम होने के, वैल्यू कम होने के दो रीजंस हैं, एक तो डेप्रिसिएशन और एक सेल। अब अगर असेट सेल हुआ है तो हो सकता है कोई फायदा या नुकसान भी हुआ हो। अगर नुकसान हुआ है हमें तो नुकसान क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। अगर फायदा हुआ है हमें तो वो डेबिट साइड आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इनका क्या लॉजिक है, क्यों प्रॉफिट डेबिट साइड आया, क्यों लॉस क्रेडिट साइड आया। समझते हैं। अगर आपने कोई एसेट बेचा, लेट आपके एसेट की 10,000 वैल्यू थी, अगर आप इस एसेट को बेच देंगे तो आपके बिजनेस से चला जाएगा एसेट, मींस आपका जो एसेट का अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। और एसेट का अकाउंट क्लोज या कोई भी अकाउंट क्लोज तब माना जाएगा जब दोनों साइड का टोटल बराबर हो, कोई बैलेंस ना बच रहा हो। और मैंने ये एसेट बेचा 10,000 रुपये वाला 8,000 रुपये में, 8,000 में, तो इतने का था, ये सेल लिख दी हमने इधर। क्या अकाउंट क्लोज हो गया? क्या दोनों साइड का टोटल बराबर है? नहीं सर। तो जो 2,000 रुपये का डिफरेंस है वो हमें यहीं पे लिखना पड़ेगा ताकि अकाउंट का टोटल इक्वल हो जाए। और ये 2,000 रुपये लॉस ही तो है, 10,000 रुपये की चीज़ हमने 8,000 रुपये में बेची है, तो 2,000 का लॉस जो है वो इधर ही शो करना पड़ेगा। इसलिए लॉस हमने क्रेडिट साइड शो किया है ताकि अकाउंट का टोटल क्लोज, मतलब बराबर आ जाए, अकाउंट क्लोज हो जाए। प्रॉफिट समझ लेते हैं। मान लीजिए यही एसेट मैंने 10,000 वाला 18,000 में बेचा हो, तो क्या अकाउंट क्लोज हो गया? क्या दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया? नहीं। 8,000 हमें इधर लिखना पड़ेगा तब अकाउंट का टोटल बराबर आएगा या क्लोज होगा अकाउंट, इसलिए हमने प्रॉफिट को इधर लिखा है। आई होप आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में समझ में आ गया होगा कि लॉस क्रेडिट साइड ही क्यों लिखा है, प्रॉफिट डेबिट साइड ही क्यों लिखा है। आगे चलते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने टू बैंक क्यों लिखा है या बाय बैंक क्यों लिखा है, डेप्रीशिएशन क्यों लिखा है। +1 में ही चलते हैं। डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री हमने सीखी हुई है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। लेट मैं मशीन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो हमने फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर किया है ये मशीन का है सपोज। डेप्रीशिएशन डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये नुकसान है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर गई आपके की, और डेबिट होते हैं फिर लॉस। मशीनरी क्रेडिट इसलिए हुआ है कि मशीन की वैल्यू घट गई। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं मशीन वाला, मशीन हो रही है जर्नल एंट्री में क्रेडिट, इसलिए अमाउंट तो क्रेडिट साइड ही आएगा, बट अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता। ये हमने लेजर कॉस्टिंग में +1 में सीखा हुआ है, दूसरा नाम आएगा, इसलिए डेबिट वाले नाम से पोस्टिंग हो गई बाय डेप्रीशिएशन से, डेप्रीशिएशन के अमाउंट की। अगर हम असेट परचेज करते हैं तो एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी बैंक।
हमने असेट परचेज किया, बढ़ा असेट बढ़े तो डेबिट, या आप गोल्डन रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर परचेज किया है तो बिजनेस के अंदर ही आया होगा, जो चीज़ें बिजनेस के अंदर आएंगी वो डेबिट हो जाएंगी। अब अगर असेट डेबिट हुआ है तो अमाउंट तो डेबिट साइड ही आएगा, फिर वही अपनी बुक्स में अपना नाम तो आता नहीं, इसलिए दूसरे का लिखेंगे, टू बैंक। ऐसे ही सेल्स, अगर सामान बेचा है, असेट बेचा है तो असेट चला जाएगा बिजनेस से, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो जो चीज़ चली गई वो क्रेडिट हो गई है। अमाउंट तो क्रेडिट साइड ही आएगा, बट अपने नाम से नहीं आएगा, दूसरे के नाम से आएगा, बाय सेल्स, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स। आई होप आपको डेप्रीशिएशन ही क्यों लिखा है, बैंक क्यों लिखा है, सब समझ आ गया होगा। प्रॉफिट या लॉस जो है वो हम पीएनएल में ही लिखा करते हैं, और कंपनीज के जो भी अकाउंट्स हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस का नाम अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गया है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ही लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट नहीं लिखना। अकाउंट वो होता है जिसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट या क्रेडिट। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ने डेबिट क्रेडिट साइड को खत्म कर दिया है। आई होप आपको इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर है इतना। अब समझ लेते हैं एडजस्टमेंट दी क्या होंगी। हमने तीन चीजें पढ़ी, परचेजेस, सेल और डेप्रीशिएशन। या तो असेट के परचेज से रिलेटेड, या सेल से रिलेटेड, या डेप्रीशिएशन से रिलेटेड आपको दी होगी एडजस्टमेंट। तीनों कभी नहीं दी होंगी, तीनों में से कोई एक या दो एडजस्टमेंट दी होंगी, बाकी जो बचेगा वो अकाउंट बना करके हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। बाकी जो भी बचेगा वो हमारा अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब मान लीजिए आपको परचेज एडजस्टमेंट में गिवन है, तो जैसे ही एडजस्टमेंट गिवन हो तो अकाउंट बनेगा, हमने पीछे समझाया है आपसे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आप लिख के बैठ जाएंगे, जो एडजस्टमेंट में गिवन है परचेज वो लिख के बैठ जाएंगे, और टोटल करके गैप निकालना शुरू कर देंगे, गैप इधर ही आएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर तो दो आइटम समझाई हुई है, डेप्रीशिएशन भी आ सकता है गैप में और सेल भी आ सकता है। सेल आप कभी नहीं लिखेंगे जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो। अगर दोनों मिसिंग है तो प्रायोरिटी आप डेप्रीशिएशन को देंगे, क्योंकि सेल्स होता है तो जनरली बताता है, और सेल्स होंगी तो प्रॉफिट या लॉस भी होगा, तो उनके बारे में क्वेश्चन जनरली बताएगा। अगर परचेज आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, इधर कोई बैलेंस आ रहा है, डेप्रीशिएशन या सेल्स में से आपको चुनना है, तो प्रायोरिटी डेप्रीशिएशन लिख देंगे आप। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको सेल्स गिवन है एडजस्टमेंट में, तो सेल आपने समझा है कि क्रेडिट साइड आएगा, सेल लिख दिया आपने। पक्का क्वेश्चन में दो वैल्यू होंगी सेल वाली एडजस्टमेंट में कि कितने का सामान कितने में बिक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा। आपने ये भी समझ लिया कि प्रॉफिट किधर आएगा और सेल्स किधर आएंगे, लॉस किधर आएगा। तो सेल लिख करके हो सकता है आप जब टोटल करें तो बैलेंस इधर आ जाए, तो इधर एक ही आइटम है परचेज लिखने के लिए, वो लिख देंगे आप। अब समझते हैं कि मान लो डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट है, तो डेप्रीशिएशन लिख के बैठ गए आप, फिर से टोटल करने लगे, फिर इधर बैलेंस आ गया, वो भी परचेज। ऐसा किसी एक्सेप्शनल केस में ही होता है कि आपने डेप लिखा, इधर बैलेंस नहीं आया, इधर ही आया। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे दो आइटम हमारे पास लिखने के लिए हैं, एक हम लिख चुके हों, फिर भी ऑपोजिट साइड बैलेंसिंग फिगर ना आके उसी साइड ही जगह खाली हो, तो दूसरा ही लिखेंगे जो बच के है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम यहाँ पे 50 केस आपको समझाने लग जाएं कि परचेज इधर लिखा हो तो क्या करेंगे, सेल भी हो तो क्या करेंगे, डेप भी हो तो क्या करेंगे,
तो खिचड़ी बन जाएगी। इससे अच्छा है कि आप मात्र लॉजिक समझें कि परचेज किधर आता है, क्यों आता है, सेल किधर आता है, क्यों आता है, डेप्रिसिएशन किधर आता है, क्यों आता है। जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है वो अकाउंट में चिपका दो, जो बैलेंस है बैलेंसिंग फिगर आपको अकॉर्डिंगली पता होगी। ये हमने समझा दिया कि जब दोनों बैलेंसेस गायब हो इधर वाले तो प्रायोरिटी आपको डेप्रिसिएशन को देनी है। इसके अलावा आपको और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। अगर दो एडजस्टमेंट से एक की बजाय तो भी ऐसे ही, परचेज और सेल गिवन है तो परचेज सेल दोनों लिख के तीसरा ही तो बचेगा, वही बैलेंस आएगा। परचेज और डेप्रिसिएशन लिखा है तो सेल ही तो बचेगा, परचेज सेल और डेप्रिसिएशन लिखा है तो परचेज ही तो बचेगा। जो मिसिंग है वो कैलकुलेट हो जाएगा, इधर परचेज ही कैलकुलेट होगा, इधर सेल या डेप, प्रायोरिटी डेप्रिसिएशन। आई होप आपको इन ऑल रिस्पेक्ट अकाउंट की एडजस्टमेंट्स के बारे में एटलीस्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया है कि कौन सी आइटम कहाँ और क्यों लिखी जाएगी। अब ये हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम अपना हर साल करंट ईयर का डेप लिखते रहते हैं। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं कैश फ्लो में, जो भी डेप्रिसिएशन या तो एडजस्टमेंट में गिवन होगा या बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के यूज़ में आएगा, प्लस हो जाएगा वहाँ। फॉर्मेट हमने एक्सप्लेन किया है आपसे। सेल्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के यूज़ में आएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि पैसे का इनफ्लो हुआ है। परचेजेस माइनस हो जाएंगे इन्वेस्टिंग में क्योंकि फंड्स का आउटफ्लो हुआ है। प्रॉफिट या लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस है तो प्लस हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में लॉजिक समझाए हुए हैं कि क्यों ये माइनस प्लस होंगे, आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख लें। तो आपको हर आइटम का ये भी पता चल गया कि कौन सी आइटम आपको कौन सी एक्टिविटी में लिखनी है। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके हम बाकी सारी चीज़ें समझा देंगे, ज़्यादा कुछ अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स हो गिवन हो और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हो कोई, तो इन्वेस्टमेंट भी एक असेट है, ऐसा ही अकाउंट बनना चाहिए, बस एक चीज़ गायब हो जाएगी वहाँ से, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाएगा वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट पे डेप नहीं लगेगा, तो वो और इजी हो जाएगा आपको अकाउंट प्रिपेयर करने में। एक आइटम आपको गिवन होगी, दूसरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, दोनों ही गिवन है बस। परचेज हो तो सेल आ जाएगी, सेल हो तो परचेज आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनेगा। कुछ बच्चे इन्वेस्टमेंट की एक अलग तरह की एडजस्टमेंट की वजह से कंफ्यूज रहते हैं। वो एडजस्टमेंट किस तरह की है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है सम इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, एट ए गेन ऑफ या एट ए लॉस ऑफ, आगे अमाउंट लिखा होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स बिकी हैं इतने के लॉस या गेन पर। तो हमें सिर्फ गेन या लॉस का अमाउंट गिवन है और कुछ गिवन नहीं है हमें। तो क्या करेंगे आप, सिंपल जो एडजस्टमेंट में गिवन है पहले उसको प्लेस कर दिया करो अकाउंट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने के अलावा। तो आपने क्या किया, असेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, गेन या लॉस जो गिवन है वो भी लिख दिया अकॉर्डिंगली। गेन हुआ तो इधर आएगा, लॉस हुआ तो इधर आ जाएगा। फिर आपने टोटल करके बैलेंस निकालना चालू कर दिया, जो बैलेंस इधर आए उतने की ही सेल है। मैं रिपीट कर देता हूं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, जो गेन या लॉस गिवन है अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट साइड लिख दो, गेन इधर लॉस क्रेडिट साइड। जो बैलेंस आएगा वो अपने आप सेल आएगा और वो एट ए गेन या एट ए लॉस को इंक्लूड करके ही आएगा। आपको अलग से फिर वहां पे माइनस या प्लस नहीं करना है गेन या लॉस, जो बैलेंस आए वही सेल है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के यूज में आएगी।
इतना अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ और पढ़ने की, आप सारे क्वेश्चन कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स वाले अकाउंट से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन में लिखा है 50% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, 70% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वो ओपनिंग बैलेंस वाली थी, उसका 50-70 जो भी गिवन है वो आप कैलकुलेट करना। अब चलते हैं, असेट अगर कॉस्ट पे मेंटेन हो तो क्या करेंगे। जब भी असेट हम कॉस्ट पे मेंटेन करेंगे और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स होंगी तो एक और अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है इसका नाम। तो अकाउंट का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो भी प्रोविजंस होते हैं वो लाइबिलिटीज होती हैं और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, अब ये अकाउंट बनाने का हमारा पर्पस क्या है कि जो हर साल डेप्रिसिएशन लगता होगा वो हम इस अकाउंट में लिख देते होंगे। इसका मतलब हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है और यहाँ पे लिखते हैं उससे ये अकाउंट हर साल इंक्रीज करता जा रहा है। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है, इंक्रीज करेगा तो और क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लिखते होंगे वो क्रेडिट साइड लिखते होंगे, क्योंकि इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट ही होगा, ये क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन है। जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के यूज में आएगा ये। अगर हम सिर्फ इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका रोल रहता नहीं है इतना। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो करंट ईयर का डेप मिलता है। अब अगर कॉस्ट वाला क्वेश्चन है और असेट बेचने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो एडजस्टमेंट कुछ इस तरह की रहती है कि कोई एसेट है जिसकी कॉस्ट कभी कितनी थी, जिस पे अब तक इतना डेप लग चुका है, वो इतने में बिका। एग्जाम्पल, एन एसेट कॉस्टिंग ₹10,000, accumulated depreciation charge there on 5,000 was sold for 3,000। ऐसी लाइन मिलेगी आपको कि कोई एसेट जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, जिस पे अब तक 5,000 रुपये डेप लग चुका है, जो 3,000 में बेच दिया है। तो जिस पे अब तक 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका है उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 10 - 5। 10,000 कॉस्ट थी, 5,000 अब तक डेप लग चुका है, तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू बुक वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो प्रॉफिट या लॉस जब भी आपको कैलकुलेट करना हो तो आज की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट या लॉस जब भी आपको कैलकुलेट करना हो आज की वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है प्रॉफिट या लॉस। तो पहले हम प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए आज की वैल्यू पे पहुंचेंगे वर्किंग नोट्स के तौर पे। तो 10,000 रुपये की कॉस्ट, 5,000 अब तक का माइनस, आज की वैल्यू आ गई 5,000। अगर ये 5,000 रुपये का एसेट 3,000 में बिक रहा है तो लॉस है 2,000 का।
अगर ये 5,000 रुपये का सेट 8,000 में बिक रहा होता तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एडजस्टमेंट कॉस्ट वाले क्वेश्चन की किस तरीके की गिवन होती है। आगे चलते हैं। तो जितना असेट की सेल पे डेप्रिसिएशन लिखा है कि इस असेट पे अब तक इतना लग गया है, उसका यूज आएगा। देखिए कैसे, इस अकाउंट में हम हर साल डेप्रिसिएशन जोड़ते चले जा रहे हैं। अब समझिए कि अगर कोई असेट बिक ही गया, बिजनेस से चला ही गया कोई एसेट, तो क्या उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहां पे लिख के रखेंगे? उसे भी तो हटा देंगे आप। अगर क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है, यहां से कुछ हटाना है तो डेबिट साइड ही तो लिखेंगे। मतलब अगर इस अकाउंट को कम करना है क्योंकि कुछ असेट चले गए जिसका डेप भी अब तक का हम हटाना चाहते हैं, तो कम करने के लिए डेबिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू फिक्स एसेट्स। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे टू फिक्स एसेट्स क्यों लिखा है। ये अब तक का डेप है उस असेट का जो बिकेगा, एडजस्टमेंट में जिसके बारे में जिक्र है, वही एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने जो अब तक का लगा हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे हमें। देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन मिलेंगे, ये वाला अमाउंट मिलेगा हमें कि अब तक का कितना डेप लग चुका है। इस साइड 2 अमाउंट है, इस साइड 1, इस साइड का टोटल करके ये माइनस करके करंट ईयर का डेप हमेशा बैलेंसिंग फिगर आता है। 99.9% बैलेंसिंग फिगर यही आता है। कोई रेयर केस होता है कि बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाए, वहाँ पे सिंपल कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस क्वेश्चन में करंट ईयर का डेप दे देगा तो ये आ जाएगा, एक गिवन होगा, दूसरा बैलेंस आ जाएगा, चाहे कोई भी हो। अब जो हम असेट बना रहे हैं वो कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं हम, तो डिफरेंस क्या आएगा? बुक वैल्यू में हमने यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन लिखा था, अब यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देंगे और यही वाला बैलेंस हम यहाँ पोस्ट कर देंगे जो अब तक लग चुका है, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि कॉस्ट पे मेंटेन है तो अकाउंट सही तभी बनेगा जब यहाँ पे कॉस्ट वाला डाटा लिखा हो, और कॉस्ट वाले डाटा के हिसाब से अकाउंट क्लोज तभी होगा जब इधर हम करंट ईयर का नहीं एक्यूमुलेटेड डेप लिखेंगे। समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कोई असेट है जिसकी कॉस्ट है 10,000, जो आज सेल हो रहा है 3,000 में, जिस पे अब तक 5,000 डेप लग चुका था। तो अगर आप 3,000 रुपये की सेल्स लिख देंगे और 2,000 रुपये का लॉस लिख देंगे तो ये अकाउंट क्लोज हुआ नहीं है। अभी आपको यहाँ पे 5,000 और लिखना पड़ेगा क्योंकि अब तक का लगा हुआ डेप भी यहाँ आएगा। इट मीन्स जब भी आप कॉस्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हो, इधर अगर कॉस्ट है तो इधर भी इतनी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए जो कॉस्ट के इक्विवेलेंट हो, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंगली इधर या इधर आ जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, कॉस्ट पे मेंटेन है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए जिनका टोटल कॉस्ट होता है। बुक वैल्यू पे मेंटेन है तो वही चीज़ें आएंगी जिनका टोटल बुक वैल्यू आ जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार समराइज कर रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन मिलेगा, जितना असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है जो बिकेगा आज, वो डेप्रिसिएशन आपको गिवन मिलेगा। करंट ईयर का बैलेंस आ जाएगा। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए यूज में आता है। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है वो हम सारा सीख चुके हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम समझाते हैं कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन हो तो समझ जाना कि एसेट कॉस्ट पे गिवन है।
तो बच्चों को लगता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं भी स्पेलिंग भी दिख गई तो समझ जाएंगे कि कॉस्ट पे गिवन है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझें। कॉस्ट पे तब ही माना जाएगा जब जिस तरह फिक्स असेट्स की वैल्यू होती है ना 2 साल की, इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भी 2 साल के ही बैलेंसेस गिवन हो, तब असेट माना जाएगा कि क्वेश्चन में कॉस्ट पे गिवन है। कुछ बच्चे इस तरीके का बना लेते हैं कॉन्सेप्ट अपने माइंड में कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर कहीं एडजस्टमेंट में भी लिखा है तो कॉस्ट पे है। वो हो सकता है कि क्वेश्चन बुक वैल्यू वाला हो, एडजस्टमेंट इस तरीके की दी हुई हो कि जिसमें कॉस्ट भी है, आज तक का लगा हुआ डेप भी है, सेल भी है, आपको गुमराह करने के लिए कि बच्चा पक्का गलत करेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू का कहीं ना कहीं यूज़ करेगा। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। उस एक अमाउंट से, उस एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखे हुए से आप ये निश्चित नहीं कर सकते कि कॉस्ट पे गिवन है। कॉस्ट पे तभी मानना है आपको जब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ही 2 साल के बैलेंस गिवन होंगे। कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल नहीं होगा अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से समझे हैं। तो कोई चिंता का विषय नहीं है अगर आप बुक वैल्यू वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कॉस्ट वाली गिवन है। तो अगर आप कॉस्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और बुक वैल्यू वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है तो कन्वर्ट हम कर सकते हैं। बुक वैल्यू से हमें कॉस्ट पे भी जाना आता है, कॉस्ट से हमें बुक वैल्यू पे भी आना आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन ऑल रिस्पेक्ट समझ में आया होगा। अगर हमसे कोई पॉइंट छूट गया है गलती से तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कैसी लग रही हैं हमें आपको हमारी वीडियोस, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके माइंड में है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ कमियां बताएंगे आप, तभी हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।